टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ जी टॉक शो। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं से रिलेटेड एक ऐसे विषय पर जो कॉमनली डिस्कस नहीं किए जाते हैं, लेकिन वो महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके रोगों से रिलेटेड है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गोंदिया शहर के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेतल माहुले मैम उपस्थित है। हम आपका इस शो में वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सर। गायनेकोलॉजिस्ट, ये शब्द ये क्या है और किन चीजों को डिफाइन करता है? गायनेकोलॉजिस्ट एक्चुअली अपन अगर देखा जाए तो हमारी बॉडीज के डिफरेंट सिस्टम्स, बॉडीज डिफरेंट सिस्टम्स में वर्क करती है। ओके। जैसे कि नर्वस सिस्टम है, अगर ऊपर से स्टार्ट किए तो नर्वस सिस्टम, देन अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, कार्डियोलॉजी जिसको बोलेंगे, और फिर स्केलेटल सिस्टम है। से डिफरेंट सिस्टम है। वैसे ही एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है अपने बॉडी में जो वर्क करती है। इसमें दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। तो इस सिस्टम्स में अगर कुछ भी डिसीजेस है या फिर ये नॉर्मल कैसे काम करता है, इसकी जो स्टडीज है इसको गायनेकोलॉजिकल स्टडीज बोलेंगे। ओके, गायनेकोलॉजिकल स्टडीज। अब स्टडीज की बात हुई तो मैं चाहूंगा कि आप एक थोड़ा सा अपना स्टडी बैकग्राउंड अगर बताना चाहे कि आपने ये कोर्स कब कंप्लीट किया, कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अगर हमारे ऑडियंस के साथ। मेरा बॉर्न एंड बॉटअप इन चंद्रपुर है। देन आफ्टर दैट इन 2008 मेरा सिलेक्शन हुआ आफ्टर गिविंग क्रैकिंग पीएमटी इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर 08 बैच। एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट एमबीबीएस, फिर मैंने डिप्लोमा इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी किया है फ्रॉम केएम हॉस्पिटल सेंट जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई से। ओके। यस, एंड आफ्टर दैट इन फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स मैंने गोंदिया में सर्विसेज देना स्टार्ट किया। गोंदिया में सर्विसेज देना स्टार्ट किया। मैम, स्टार्टिंग में जो आपकी सर्विसेज रही हैं, आई थिंक वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपने गोंदिया में सर्विसेज दिया है, एंड देन आप अभी किसी एक प्राइवेट वेंचर के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जानकारी चाहिए। गंगा जो अभी कहलाता है सिविल हॉस्पिटल बाय गंगाबाई गवर्नमेंट मेडिकल, अभी हो गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। तो पहले वो सिविल हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर काम किया है फॉर 3 years फ्रॉम 2017 अगस्त टू 2020। देन आफ्टर दैट मैंने ये सोचा, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता था तब, एंड फिर हमारे फैमिली में अदर डॉक्टर्स भी हैं, तो फिर हमें एक अपना सेटअप स्टार्ट करना ही था। तो इसलिए फिर रानी अवंतीबाई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक न्यू स्टार्ट किया हमने। ओके। बालाघाट रोड गोंदिया पर है ये हॉस्पिटल अभी, जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ। ओके, ग्रेट। सो एक चंद्रपुर से जर्नी स्टार्ट करके एंड डायरेक्टर ऑफ द वी कैन से रानी अवंतीबाई मेडिकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ओके मैम, आज हमारे पास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली लोग सर्च कर रहे हैं, जिनके बारे में जानकारी कम है, या तो फिर कहीं ना कहीं कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस है। हम चाहते हैं कि आज उन फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर में हम आपसे बात करें और सही इंफॉर्मेशन हमारी ऑडियंस तक के पहुंचाए। मैम, आज इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है, आजकल पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स एंड पीरियड्स पेन, एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, ये किस कारण से हो रही है? PCOS इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आउट ऑफ अभी नाउअडेज अगर हम बोले तो आउट ऑफ 10 लड़कियां अगर हम देखें तो मोर देन 50% पॉपुलेशन को ये है। वो इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो अभी फॉर अ हेल्थ, अगर हमारा हेल्थ अच्छा रहना चाहिए तो मेरे हिसाब से 4 पैर ठीक होना चाहिए, तभी अपना छत ठीक रहेगा। बिल्कुल। 4 पैर मीन्स अपना सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन, देन हमारा स्लीप बराबर होना चाहिए, देन हमारा योगा प्राणायाम एक्सरसाइज ये रूटीन, डेली रूटीन प्रॉपर होना चाहिए, एंड द फोर्थ वन इज स्ट्रेस, तनाव मुक्त जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों में अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इसलिए बॉडी के सारे और मैकेनिज्म्स में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही है। उसमें से एक न्यू डिसीज जो हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसीज, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इट इज ऑल्सो जेनेटिकली रिलेटेड, सब में नहीं होता है। जीन्स होते हैं बॉडी में, अगर ये जीन्स जल्दी एक्टिवेट स्विच ऑन अगर कर दिया हमने इन जीन्स का, तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, और पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, एंड्रोजेनिक, मतलब 3 पॉइंट्स है पीसीओएस के जब हम लोग डिफाइन अगर करेंगे तो। फर्स्ट इरेगुलर पीरियड्स, देन सेकंड एंड्रोजेनिक हाइपर एंड्रोजिनिज्म, मतलब बॉडी में जो मेल हार्मोन्स है वो ज्यादा, ओवरीज में जो माइक्रो एनवायरमेंट है आपका एंड्रोजेनिक माइक्रो एनवायरमेंट है इन प्लेस ऑफ एस्ट्रोजेनिक माइक्रो एनवायरमेंट।
वो मैं धीरे धीरे नेक्स्ट समझाऊंगी। बिल्कुल। वो है, एंड देन यूएसजी पे आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिख रही है, हम्म। वो भी क्यों है मैं बताती हूँ। अगर ये 3 फाइंडिंग्स है, हम्म। मतलब हार्मोन्स में भी प्रॉब्लम्स है, प्लस सिम्टम्स मतलब इरेगुलर पीरियड्स है, ये थर्ड मतलब यूएसजी पर भी अपना पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिख रही है, दैट मींस शी इज दैट फीमेल इज हैविंग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके। पीसीओडी एंड पीसीओएस आर सेम थिंग। Okay, PCOD and PCOS are same thing. Ma'am, painful periods and normal cramps, इसमें कुछ difference है? सी नॉर्मली वी डिफाइन ओवुलेटरी, अगर मैं पहले नॉर्मल, एक्चुअली ये सारी चीजें समझाने से पहले मैं चाहूंगी कि आपको नॉर्मल मेंसेस के बारे में समझाए, Okay. है ना। नॉर्मल मेंसेस एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट्स नॉट कि फर्स्ट 4 डेज जो अपना ब्लीडिंग स्टार्ट रहता है इतना ही पीरियड नहीं होता है जी। इट्स ऑल 28 to 30 डेज डेली एक फीमेल बॉडी में चेंजेस रहते हैं, पर डे अपने चेंजेस, हॉर्मोन्स कोई कम होते हैं कोई ज्यादा होते हैं, ऐसे पर डे के चेंजेस होते हैं। अगर हमने फर्स्ट पकड़ा मतलब मेंसेस से स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट 3 to 4 डेज जो पीरियड्स होते हैं, जी। मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, देन फॉलिकुलर फेज होता है, मतलब कुछ हार्मोन्स उस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं जो अपने ओवरीज को एक्टिवेट करते हैं, और ओवरीज में बहुत सारे छोटे 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 जो ऑलरेडी oocytes है वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे मतलब अराउंड 6 to 10 स्टार्ट होते हैं, लेकिन एक ही डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, एक सबसे ज्यादा एस्ट्रोजेनिक एनवायरनमेंट की वजह से डोमिनेंट मतलब एक ही मैच्योर होता है, और 14 to 15th डे पे वो फुल्ली मैच्योर होने के बाद रप्चर होता है। वो अगर ओवम रप्चर होता है तो उसके बाद में वो ट्यूब्स में जाता है, और ट्यूब्स में एम्पुला में जाकर जाता है। अगर उस टाइम पे सही टाइम पे अगर अपना संबंध वगैरह बनते हैं और शुक्राणु मतलब स्पर्म्स आते हैं जेनेटल ट्रैक में, तो वो जेनेटल ट्रैक में ट्रैवल करते हुए ट्यूब्स में जाते हैं एम्पुला में, Okay. एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन वो जो जाइगोट फॉर्म होता है मतलब फर्स्ट सेल ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग, हाँ। जब जाइगोट फॉर्म होता है फिर जाइगोट मोरुला में फॉर्म होता है, फिर प्लास्टुलर स्टेज में पीरियड्स के मतलब फर्टिलाइजेशन के 4th डे 5th डे वो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर में, एंड देन Okay. फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। मतलब एवरी मंथ दिस यूट्रस इज प्रिपेयरिंग, अपने आप को वो प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए। Okay. मतलब हर महीने वो चाहता है कि प्रेगनेंसी रुके, है ना, इसलिए वो अपने आप को पहले से रेडी करता है। Okay. मतलब क्या होता है, यूट्रस की 3 लेयर्स होती है। अंदर की लेयर को हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाली लेयर को मस्कुलर लेयर मतलब मायोमेट्रियम बोलते हैं, Okay. और जो बाहर की लेयर होती है उसको सिरोजल लेयर बोलते हैं। जो एंडोमेट्रियल लेयर है हर महीने फॉर्म होती है, ये सोचकर कि प्रेगनेंसी रुकेगी तो आएगी मेरे पास प्रेगनेंसी, तो मैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूंगा, इम्प्लांटेशन करूंगा और प्रेगनेंसी को बड़ा होने में मदद Okay. करूंगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल एक तो संबंध ही नहीं बने, या फिर वो ये है अनमैरिड है, तो फिर वो प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तो फिर जी। ये पूरा का पूरा साइकिल जो है अबॉर्ट हो जाता है, और Okay. फिर ओवम के साथ साथ जो एंडोमेट्रियल लेयर है पूरी की पूरी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है यूट्रस, और एंडोमेट्रियल लेयर शेड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मेंसेस। Okay. तो ये मसल्स है एक, है ना, यूट्रस मस्कुलर बॉडी है, ये मसल्स जैसे नींबू निचोड़ते हैं वैसे ही यूट्रस अपने आप को निचोड़ता है, निचोड़ के। और जो अंदर की लेयर है मतलब एंडोमेट्रियम है उसको बाहर कर देता है कि अब मेरा कोई काम ही नहीं है, प्रेगनेंसी रुकी नहीं है, तो फिर मैं वो लेयर Okay. बाहर फेंक देता हूँ, ऐसा Great. है। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने इन चीजों को बताया। मैम, और एक वो और जैसे निचोड़ने कि की वजह से पेन होता है, क्रैम्प्स जो यूट्राइस जैसे मसल्स है ना, वो हाँ। क्रैम्प थोड़ा माइल्ड पेन होता है, इट्स नॉट कि बहुत सारा पेन होगा, ऐसा है। ओके। मैम, जैसे आप बात कर रहे थे कि बॉडी अपने आप को हर महीने प्रिपेयर करती है हाँ। कि वो कंसीव करे या मतलब उन चीजों को होल्ड करके रखे। फिर भी ये क्यों देखा गया है कि प्रेगनेंसी रुकने में या कंसीव करने में बहुत सारी लेडीजों को प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, तो वही अभी आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स मल्टीपल हो सकते हैं, है ओके। ना। बेसिक्स में मतलब ऐसे मैं 1 2 3 4 अगर ऐसे बोलूँ तो फिर बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करनी पड़ेंगी कि इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है। पहले तो इनफर्टिलिटी का डिफाइन हम करेंगे कि इनफर्टिलिटी कब बोलना चाहिए, अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ 1 ईयर तक साथ में है, रेगुलरली इंटरकोर्स हो रहा है, एंड देन ओके। ऑल्सो आफ्टर 1 ईयर उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो फिर हम बोलेंगे कि इनफर्टिलिटी हो सकती है, अब इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर 1 ईयर रेगुलर इंटरकोर्स
करने के बाद भी, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो इनफर्टिलिटी फिर वो आएंगे हॉस्पिटल और फिर टेस्ट करेंगे। तो हम लोग बहुत सारी चीजों की टेस्ट करते हैं। ओके, किस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं? हाँ, और फाइंड आउट उसमें करने के लिए। मैं चाहूंगा कि दोनों तरीके से आप डिफाइन करें कि जो वुमेन है उनके लिए कौन से टेस्ट होते हैं और जो मैन है उनके लिए कौन से टेस्ट होते हैं। हाँ, पहले तो हम लोग हिस्ट्री लेते हैं टेस्ट करने के पहले, जी। है ना, कि हिस्ट्री वाइज कि ये लोग कोई मतलब इंटरकोर्स में वगैरह प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ओके। है ना। तो सारी चीजें प्रॉपर, मेल एंड फीमेल दोनों को एक साथ बिठाते हैं, हस्बैंड वाइफ को, और जी। फिर दोनों को काउंसलिंग करते हैं। ओके। पहले पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि इनका सेक्सुअल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ओके। और उसके बाद में फिर हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, एंड देन एग्जामिनेशन के तौर पर एक हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन पे हमको एक आइडिया आ जाती है कि क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्टली इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से इनका इनफर्टिलिटी है ना। तो पहले हिस्ट्री लेते हैं हम लोग, दोनों का एज कितना है, दोनों कितने सालों से साथ में है, प्रॉपरली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो रहा है कि नहीं, ओके। हो रहा है तो हफ्ते में कितने बार हो रहा है, वो प्रॉपरली जब उनका फर्टाइल पीरियड होता है उस टाइम पे वो कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं है उसी टाइम पे तो फिर ओवम 24 आवर्स के लिए जिंदा होता है। अच्छा। ओके। है ना? सो तो अगर फिर पूरा जब देखा जाए तो वो पूरे जो मंथली साइकिल है, जो हम 28 डेज की बात करें, उसमें 24 आवर्स वो चांस होता है कि अगर उस समय नहीं, ऐसा कुछ है, या आप मुझे प्लीज करेक्ट करेंगे हाँ, इसमें। देखिए, ओवम जब ओवुलेशन होता है जी। तो जब वो एम्पुला में ट्यूब्स में जब होता है ओके। तो वो सिर्फ लाइव 24 आवर्स के लिए होता है। अच्छा। लेकिन अगर स्पर्म्स जो है वो सर्विक्स जो होता है वो उसके अंदर में अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो 3 to 5 डेज के लिए स्पर्म्स लाइव रह सकते हैं फीमेल ओके। के अंदर में, उनको नरिशमेंट मिलते रहता है। हम्म। जब ओवम रिलीज होगा तब वो खुद ही अंदर के अंदर ही ट्रैवल कर लेंगे और फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो मतलब फिर भी अपन टोटल चाहे तो 7 डेज का ही फर्टाइल विंडो होता है, 7 डेज 5 का to फर्टाइल। 7 डेज का ही और fertile ये कौन से डेज से स्टार्ट होता है, कि मतलब कहाँ से काउंट करना चाहिए कि यहाँ से ये 7 डेज या जो 4 डेज है ये स्टार्ट हो चुका है? हमें हाँ, क्या मतलब एक कॉमन गर्ल को ये समझ में आता है कि ये हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अगर एक कॉमन, इसलिए यहाँ पर हम है कि हमें एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या जी। होती है जी। जी। ये समझना जरूरी है इस चीज के लिए। नॉर्मल अगर किसी का 28 to 30 डेज का साइकिल है, प्रॉपर रेगुलर साइकिल है, तो फिर ओवुलेशन जनरली पीरियड्स के 14th to 15th डे हो जाएगा, या तो फिर हम पीछे से गिन सकते हैं। जिस ओके। दिन मेंसेस स्टार्ट होगा, नेक्स्ट मेंसेस, उसके 14 डेज के पहले पीरियड्स आएगा और ओके। ओवुलेशन होगा, सॉरी। मतलब अगर उनको नेक्स्ट साइकिल, अगर मतलब नेक्स्ट साइकिल कब आने वाली है ये तो नहीं पता कर सकते ना जी। हम ऑलवेज, जी। लेकिन नेक्स्ट साइकिल के 14 डेज पहले पीरियड्स आता है जिसके इरेगुलर पीरियड्स है उसके लिए मैं ये ओके। बोलूंगी। जिनके रेगुलर पीरियड्स है उनका डे 1 अगर फर्स्ट को पीरियड्स आए हैं तो 14 to 15 डे ओवुलेशन होगा रेगुलर पीरियड्स वालों को। तो उसके अराउंड साथ में मतलब संबंध बनाने चाहिए तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके। ऐसा है। अभी आपने बोला कि जो पीरियड्स है, अगर रेगुलर एक अच्छे पीरियड्स है, क्या इसमें ऐसा भी है कि हेल्दी या अनहेल्दी पीरियड्स, ऐसा कुछ है कि, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है कि लोगों ने ये देखा है, कोई लोग बोलते हैं कि हमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों को ब्लीडिंग सेकंड थर्ड डे ही कम हो जाती हम्म, है। ये क्या रीजन है, और इसे क्या हेल्दी अनहेल्दी से उस तराजू में देखना चाहिए? हाँ, हाँ, नॉर्मली ब्लीडिंग शुड बी, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 डे ब्लीडिंग होना चाहिए, 2 डे या फिर 6 या 7 डे। ओके। टोटल अमाउंट जो है किसी हम्म। को 30 to 80 ml अमाउंट, अगर हम एमएल में गिने, एमएल। ओके। एमएल में, तो 30 ml to 80 ml ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज नॉर्मल। ओके। वो 2 दिन तक हो सकती है या फिर 6 दिन तक भी हो सकती है, बट नॉट मोर देन 80 ml। हम्म। अब एमएल में गिनना इजी नहीं है, नहीं है है। ना। जी। तो फिर अगर 6 डे भी ब्लीडिंग हो रही है तो इट इज नॉर्मल, बट नॉट मोर देन 18 ml, 80 ml होना चाहिए। हम्म। अगर ज्यादा हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो हम्म। शी शुड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, ओके। बिकॉज अदरवाइज अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी बॉडी में हो जाएगी। ओके, मतलब अगर ज्यादा 80 ज्यादा मिलीलीटर से ही मतलब ज्यादा हो रही है तो फिर ये चांसेस है कि कि उनका उस, हाँ, हेवी, हीमोग्लोबिन का हाँ, कम कम हो हो जाए। जाएगा, ओके। मेनोरेजिया जिसे बोलते हैं हम ओके लोग। मैम, हमने इस पॉडकास्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है।
प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द पोस्ट प्रेगनेंसी। तो हम पहले प्री प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम आपसे जानना चाहेंगे आज, जिसके ऊपर में हम चाहेंगे कि आप अपना एक व्यू रखिए, एक फोकस करें इन चीजों के ऊपर में कि आजकल जो इनफर्टिलिटी रेट्स है ये बहुत बढ़ रहे हैं। वैसे तो आपने इन चीजों को एक्सप्लेन किया है, बट एक शॉर्ट में अगर आप बताना चाहेंगे इनफर्टिलिटी रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो जी। पॉइंट नंबर 1 मैं ये बोलूंगी, एक एज ऑफ मैरिज बढ़ रही ओके। है ना। एज ऑफ मैरिज स्पेशली वुमेन्स की बढ़ने की वजह से ये एक रीजन है। जी। दूसरा है एनवायरमेंटल चेंजेस। ओके। एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, मतलब हम लोग पहले जितना ज्यादा हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज में रहते थे, वुमेन एंड प्लस मेन, फिजिकल एक्टिविटीज लाइक घर में ही जिम हुआ करता था, है ना। तो पहले चटनी वो सिलबट्टे पे होती थी और ये सारी चीजें होती थी, तो बहुत सारी पेल्विक एक्सरसाइजेस हो जाती थी। ओके। तो उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होने का जो चांस रहता था कम होता था। भले ही उनमें पीसीओएस के जीन भी हो, पर चांसेस ऑफ स्टार्टिंग दैट बटन कम रहता था। उसकी वजह से फिर हार्मोन्स रेगुलर रहते थे, ओवुलेशन प्रॉपर होता था, इनफर्टिलिटी का चांसेस कम होता था। तो मतलब एक्सरसाइज कम करने की वजह से हो रहा है। स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल दोनों में बढ़ रहा है, फीमेल एंड मेल दोनों में। सबका एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ बहुत ज्यादा है, हो गया है आज जी। के इसमें। पहले छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती थी लोगों को, अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, तो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता ही है। दैट इज द वेरी रीजन। फोर्थ, न्यूट्रिशन। ओके। न्यूट्रिशन हम बोले कि सब कुछ हमको मिलता है, लेकिन फिर भी एक अर्बन पॉपुलेशन में भी फीमेल्स का हीमोग्लोबिन 8 to 9 ही होता है। न्यूट्रिशन कम क्यों हो रहा है? एक तो हम लोग पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वाले सब चीजें खाना खा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें कम हो रही है, प्लस स्ट्रेस और ये सब चीजों की वजह से एब्जॉर्प्शन बॉडी का कम होता है, और वो लेती भी कम ही है ना। जी। दिन भर बिजी रहती है, खान पान पे ध्यान नहीं है, जी। ये सारी चीजें एक साथ मिलके इनफर्टिलिटी करा रही है, ऐसा मुझे लगता है। ओके। मैम, अभी तो आपने ये प्रॉब्लम्स की बात करी, अगर हम इनके अगर सॉल्यूशंस या इसको और अच्छे से बात करें, तो आपने कहा था कि एज, तो क्या एक सही एज होती है कि उस समय प्रॉब्लम्स कम होती है, या वो एक अच्छी एज मानी जाती है कंसीव करने के लिए? देखिए, सबकी तो प्रेगनेंसी के लिए मेंटल ही, मतलब मेंटल शी शुड बी सेटिस्फाइड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अगर वो मेंटली रेडी ही नहीं है प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए, तो शी शुड नॉट कंसीव, क्योंकि उसको हैप्पीनेस अंदर से आनी चाहिए। शी शुड एंजॉय प्रेगनेंसी, ओके। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बट इन बुक्स इट इज रिटन कि आफ्टर मेंसेस, जब अगर उसका 13-14 ईयर्स में अगर मेंसेस स्टार्ट हो रहा है, तो गुड टाइम फॉर कंसीविंग। तो आफ्टर मेंसेस अगर उसका एज ऑफ मिनार्क, मतलब उसका जब फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ है, अगर वो टाइम हमसे देखे, तो अगर उसका 13 ईयर में स्टार्ट हुआ है फर्स्ट पीरियड मेंसेस, तो आफ्टर 10 ईयर्स मतलब उसका एज 23 जो एज रहेगा, दैट विल बी द गुड एज, बेस्ट एज फॉर हर कंसेप्शन। ओके। और ये साइकिल कितना बड़ा होता है कि 23 से स्टार्ट होकर के कुछ 5 इयर्स 10 इयर्स ऐसा कुछ होता नहीं है मैम? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, जी। बिकॉज हर लेडीज जब मम्मी के, मतलब हर गर्ल लड़की जब माँ के पेट से पैदा हुई है, जब वो बेबी है, तो वो कुछ नंबर ऑफ एग्स लेकर पैदा हुई है, ओके। राइट। तो वो नंबर ऑफ एग्स इसके बाद में वो उससे बढ़ने वाले नहीं है, वो कम ही होने वाले हैं। अट्रेसिया ही होने वाला है उस साइड्स का, तो वो धीरे 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 अट्रेसिया होके आप कम ही होने वाला है, बढ़ने वाला तो है नहीं। ओके, ये बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं उस दिन से मानते हैं कि ये हमारा बर्थ डेट है, हाँ, बट वो वी कैन से वो उसमें हार्ट बीट या जान तो बहुत पहले ही 7-8 महीने वो पहले तो ही आ मतलब चुकी है। इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी अगर हम पढ़े, जी। तो एट द इन फीटस का जब एज, जब वो जाइगोट बनी है, उस डे से अगर हम पकड़े, तो फिर जब वो 8 वीक्स की है, माँ के पेट में जब एक लड़की 8 हफ्ते प्रेग्नेंट है, 8 वीक्स प्रेग्नेंट है, तभी उसका फीमेल है या मेल है ये कंफर्म हो जाता है। उसके जी। ओवरीज बनना स्टार्ट हो जाती है, तब उसके ओवरीज में मिलियंस ऑफ oocytes होते हैं, है ना। ओके। जब वो फर्स्ट टाइम आया है, 20 वीक्स तक उसके 7 to 10 मिलियंस ऑफ oocyte होते हैं। एट बर्थ वो 3 to 4 मिलियंस ऑफ oocyte लेकर पैदा हुई है। एक एवरेज पकड़ेंगे हम, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिफरेंट है, इसलिए अगर वो एट बर्थ, जब वो जन्म ली है उसने, तो उसके ओवरीज में इतने oocytes ऑलरेडी है। जी। अब वो प्यूबर्टी तक कितने oocytes, प्यूबर्टी मीन्स जब उसका पीरियड स्टार्ट होगा, जी। मिनार्क जब आएगा, उसको पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड जब स्टार्ट होगा, उसको अपन अगर प्यूबर्टी पकड़ते हैं, तो एट बर्थ से 13 ईयर्स तक उसके oocytes कम होते जाएंगे, अट्रेसिया होते जाएगा, मरते जाएंगे उसके अंडे, अंडाशय में जो अंडे हैं वो मरते जाएंगे।
प्यूबर्टी तक अगर उसके 4 लाख अंडे हैं, मतलब जी। समझो मिलियंस में थे पहले, अब वो सिर्फ 4 लाख है, ओके तो वो 4 लाख अंडों में से हर महीने एक अंडा फूटेगा। ओके और सिर्फ एक अंडा फूटता है, लेकिन मैच्योर 7 to 10 oocytes मैच्योर होते हैं, प्री एंट्रल फेज तक पहुंचते हैं। हाँ, पूरा एम्ब्रियोलॉजी तो मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकती जी हूँ जी बिल्कुल लेकिन प्री एंट्रल फेज तक पहुंचते हैं, और एक ही उसमें से 7 to 10 में से एक ही डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, और वो रप्चर होके अगर उसमें फिर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो बेबी बनेगा, है ना। ओके तो मतलब हर महीने समझ लो 10 oocytes वेस्ट हो रहे हैं आपके, 4 लाख में से हर महीने 10 oocyte वेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसा ऐसा इट्स अ टिकिंग बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारा वो कब पूरे oocytes कम हो जाएंगे। तो अगर इन शॉर्ट की जो पीरियड्स आने के 13 ईयर्स से लेकर के जितना जल्दी अगर वो कंसीव कंसेप्शन हाँ कर करें तो लेते हैं बेस्ट, तो वो एक बेस्ट माना जाए। डेफिनेटली वो बेस्ट। सेकंड आपने बात किया था कि जो डेली एक्टिविटीज या एक्सरसाइजेस की बात की थी कि जो पहले हम लोग चक्की घुमाना या झाड़ू लगाना पोछा लगाना बैठ करके ये सब चीजें एक्सरसाइज करते थे, अभी ऐसी क्या चीजें हैं जो वुमेन्स को डेली बेसिस पे एक्सरसाइज या सारी चीजें करते रहना चाहिए? पहले तो मैं पहले का बताऊंगी, जब मेरी मम्मी छोटी थी, है ना, गांव में पले बड़े हैं सब लोग, तो गांव में हर लेडीज सुबह झाड़ू पोछा लगाती थी, मुझे लगता है सारी लेडीज लगाती थी। बिल्कुल सामने आंगन में वो सड़ा मारते थे ना, जी गोबर का लिपते बिल्कुल थे, बिल्कुल वो सब जी करते ही थे। हाँ भीस वो जो दीवार होती है उसको वो सब लगाते थे, तो बिल्कुल उनमें झुकना और ये सब चीजें एक्सरसाइज बहुत होती थी। पहले मिक्सचर मशीन नहीं थी, नहीं था अब तो एक बटन दबाओ तो सब मिल जाता है। जी पहले सील बट्टा होता था, उसमें मिक्सचर ऐसे ऐसे, देखो ये पोजीशन में पूरा अपना ये पेल्विस का ही पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हो हाँ रही है, वो सब होता था नेचुरली। वो एक्सरसाइज मतलब वो जिम था, एक किचन में जिम था, जी वो भी विलुप्त हो गया है, अब नहीं है वो जिम। पहले दाल भी घर में ही बनती थी, तेल भी इवन घर में, सब कुछ फ्रेश होता था, सब बिल्कुल यूज करते थे, और तो वो सब चीजें विलुप्त हो गया है, ये भी एक कारण है मेरे तो हिसाब से। तो अभी क्या एक्सरसाइज मतलब डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज 30 उनके मिनट्स एक्सरसाइज मैंडेटरी है, नॉट ओनली फॉर योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई थिंक फॉर योर होल बॉडी, ओके फ्रॉम दिस हेड टू टो ओके एवरीथिंग। अगर आप डेली 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका मतलब बॉडी हेल्दी, मतलब स्वस्थ रहेगा, जी अदरवाइज नहीं रहेगा ये तो। एक जैसे आपने कहा कि पहले हमारे को हर चीज हेल्दी मिल जाती थी हाँ कि घर का ही दाल है तेल है सारी हाँ चीजें घर हाँ का ही हो जाता। आजकल अब हम पूरा फर्टिलाइजर और इन चीजों से हाँ रिलेटेड न्यूट्रिशन और ये सारी चीजें बहुत कम हो रही है। तो हाँ इन चीजों के ऊपर में महिलाओं को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? हाँ कम, मतलब मैं ये बोलूंगी कि अ, हम लोग जो खा रहे हैं, जी है ना, वो पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पा रहा है। द रीजन इज कि हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, ओके है ना। हम पहले बहुत घाई गड़बड़ी में खाना खाते हैं, इवन खाने का भी टाइम नहीं है लोगों के पास, है ना। 10 मिनट्स में कुछ खा लिया और भाग गए, मतलब हम चबाते थे, 32 बार चबाना चाहिए, ऐसे हमारे दादाजी बोलते हैं, है जी ना। क्यों बोलते हैं ऐसा कि हम लोग चबाते हैं तो सलाइवा में पूरा मिक्स होता है, तो वहीं से अपने एंजाइम्स वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे वो अपने इसोफेगस में जा रहा है, मतलब अन्न नलिका में जा रहा है, फिर स्टमक में जा रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, तो सारे रसेस जूसेस मिलते थे, पचाने की क्रिया स्टार्ट होती थी, और फिर ये जो जूसेस कब निकलेंगे, जब आपका लीवर और पैंक्रियास सारी चीजें हेल्दी है, तब कब स्वस्थ रहेगी। आज तो फैटी लीवर बहुत बढ़ गया है, स्वस्थ कब रहेगी, जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे, तभी सारे जूसेस सिक्रेट होंगे, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तभी आपका जो खाया हुआ खाना है वो ठीक से आपके ब्लड में भी जाएगा, सारे जो मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन है वो ब्लड में भी जाएंगे। ब्लड में जाने के लिए भी एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा ओके मेरा मानना कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर कोई प्लान कर रहा है कि वो अभी कंसीव करना चाह रहे है। हैं हाँ तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको खाने में बढ़ा देना चाहिए हम्म, या रेगुलर रखना चाहिए? करेक्ट। तो प्री कंसेप्शनल इसको बोलेंगे अपन जी न्यूट्रिशन। तो फॉलिक एसिड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड बहुत सारे फ्रूट्स में होता है, बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूट्स में होता है, लेकिन हम फ्रूट्स नहीं खाते हैं, बहुत महंगे हो गए हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और फिर तो एक टैबलेट होती है 5 mg फॉलिक एसिड। ओके कंसीव अगर आपको करना है तो तभी से स्टार्ट, द डे व्हेन यू आर थिंकिंग यू वांट टू कंसीव, तब से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले से। कंसेप्शन के 3 मंथ्स पहले से अगर फॉलिक एसिड स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज द बेस्ट थिंग। ओके फॉलिक एसिड की बात किया तो मतलब ये क्या ये डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए या ये घर पे भी मतलब अगर कोई भी एक फॉलिक एसिड बोल फ्रूट्स करके? खाने चाहिए, ऑल न्यूट्रिशन खाने चाहिए जिसमें फ्रूट्स मिलता है। में फॉलिकल जो क्वांटिटी जो जिसमें फॉलिक ज्यादा एसिड, हो ऐसे फ्रूट्स के मैं नाम जानना चाहूंगा कि जिन ऑल फ्रूट्स, ओके एप्पल बनाना, जो मौसमी उस एरिया में जो होते हैं वो सारे फ्रूट्स,
जैसे Okay. अपने यहाँ पर जाम होता है, आम जी। होता है, एवरी पके हुए फ्रूट्स में फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। फॉलिक एसिड मतलब फ्रूट्स में बहुत अच्छी मात्रा हाँ। में होता है, हम्म। और अगर बाय चांस अगर ये फ्रूट्स जो नहीं है तो ये फिर ग्रेप्स फॉलिकल में बहुत ज्यादा होता है, नींबू, ग्रेप्स, नींबू। इन सब ओके। चीजों में। क्या खट्टी चीजों से इसका वो कुछ कंसर्न नहीं, है कि मतलब सारी चीजें, मतलब फॉलिक एसिड जो वो होता ही है, सारे फ्रूट्स में ही होता है। सारे बट फ्रूट्स? अगर आप नहीं अफोर्ड करते हैं तो 5 mg आप डॉक्टर के पास आइए कि मुझे आप कंसीव करना है, हम्म। तो उनको विटामिन डी, फॉलिक एसिड हम लोग देंगे, तो कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है। प्लस पहले से ही न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी बॉडी में, तो फिर अच्छा रहेगा। एडोलेसेंट भी एनीमिक ही होते हैं अपने यहाँ पर मैक्सिमम। अगर आप अभी 100 लड़कियों को लाएंगे और मैं सबका अगर हीमोग्लोबिन चेक करूंगी ना, जी। तो मुझे ही नहीं लगता कि किसी का, मतलब आउट 10% लड़कियों का ही 11 या 12 मिलेगा। ओके। अदरवाइज सबका मुझे 8 9 10 की रेंज में ही मिलेगा, ऑल आर एनीमिक इंडियन पॉपुलेशन में। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा हीमोग्लोबिन बिफोर कंसेप्शन 11-12 रहना चाहिए आइडियली। आइडियली हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अगर मैरिज होती है तो उसकी प्रिपरेशन एक साल पहले से स्टार्ट हो हाँ जाती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बॉडी की केयर करने के लिए उसके ऊपर में किसी का ध्यान नहीं हाँ जाता है, राइट? तो अगर ये सारी चीजें हो रही तो इन चीजों का कि आपका जैसे अगर आप प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले वर्कआउट आप स्टार्ट कर दीजिए, प्रॉपर हाँ वर्कआउट स्टार्ट कर दीजिए। आप जो फॉलिकल एसिड वाले जो फ्रूट्स हैं हाँ उनके ऊपर में ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या बोलते हैं फूड आयरन रिच कंज्यूम फूड्स भी कीजिए। खाने चाहिए। तो आयरन, ये सारी चीजें तो अगर ये कंज्यूम करते हैं मतलब अगर ये चीजें लेते हैं तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। हाँ, तो मतलब अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी जो है, जी। जब आफ्टर कंसेप्शन कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं प्रेगनेंसी में, उसका जो रेट रहेगा वो काफी कम हो जाएगा या निग्लिजिबल हो जाएगा, ओके। ऐसा है। अनीमिया की वजह से जो, जिसको बीपी वगैरह बढ़ना है, जिसको हाइपरटेंशन होना है, तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है। अनीमिया प्लस हाइपरटेंशन मिलके ज्यादा बड़ी बीमारी बन जाती है, तो ये मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले से अनीमिक ना रहे पेशेंट, तो अदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत इजी टू हैंडल हो जाएगी, या फिर होगा ही नहीं कॉम्प्लिकेशन, ये भी बोलना चाहूंगी मैं। ओके। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा मैम कि कुछ वुमेन्स जल्दी कंसीव कर लेती हैं, कुछ को टाइम लगता है, इसके क्या कारण होते वही मैं बोलूंगी कि अम, वही एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है, सारा ही एनवायरनमेंट का खेल है। आपका हस्बैंड एंड वाइफ का साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बेड पर जाकर अगर मोबाइल देखेंगे और लैपटॉप देखेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। है ना? हमारा मेंटल स्टेटस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? है ना? और आपका बॉडी भी, फिजिकल एक्टिविटी कितना है, आपका ओवुलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, स्ट्रेस लेवल क्या है, मतलब अल्टीमेटली वही है। और फिकेंडिटी रेट के बारे में भी बोलना चाहूंगी मैं, मतलब एवरी मंथ में अपना ओनली 20% चांस रहता है टू गेट प्रेग्नेंट, ओके। राइट? अगर ओवुलेशन प्रॉपर हुआ है, सारी चीजें प्रॉपर है एक फीमेल बॉडी में, फिर भी हर मंथ प्रेगनेंसी रेट 100% नहीं होता है। जी। 20% चांसेस है कि उस मंथ में वो प्रेग्नेंट हो, हम्म। और 80% चांस है कि ना हो प्रेग्नेंट, है ओके। ना? एवरी टाइम स्पर्म्स ओवम से मिलते ही नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना उसके पीछे। इसलिए तो हम 1 ईयर लेते हैं पूरा इनफर्टिलिटी डिफाइन करने के लिए। अदरवाइज तो फर्स्ट मंथ में ही कंसीव हो जाना चाहिए, उसके बाद में सेकंड मंथ से डॉक्टर्स के पास आना चाहिए, ऐसा नहीं है। 1 ईयर पूरा हम लोग वेट करते हैं कि नेचुरली कंसीव हुआ है कि नहीं, राइट? ओके। मैम, गायनेकोलॉजिस्ट को जो कहा जाता है कि खुशियों के डॉक्टर, जो खुशियां बांटते हैं, जो आपने, जब आपसे बात हो रही थी तो आपने इन चीजों के ऊपर में बात किया था। अ, अगर कोई जो कपल है नॉर्मली कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उनके पास फिर नेक्स्ट ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? मैंने जैसे बताया था कि इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन 1 ईयर उनको वेट करना चाहिए विदाउट एनी स्ट्रेस, ओके। राइट? नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ रहनी चाहिए, रेगुलर इंटरकोर्स के साथ, वीक में 2 to 3 टाइम्स। अगर ये सब होने के बाद अनप्रोटेक्टेड उसके बाद में प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो उनको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। देन हम प्रॉपर इवेल्युएशन करेंगे, पहले प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, सब चीज़ें समझेंगे अच्छे से, एग्जामिनेशन करेंगे, पर वजाइनल पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि इनका क्या क्या ब्लड टेस्ट और आगे क्या करना है इनके साथ। जैसे कि मैंने ये लाया है, एक नॉर्मल छोटा सा मॉड्यूल है, यूट्रस, ये पूरा जिसको हम लोग गर्भ पिशवी बोलेंगे, है ना, बच्चादानी जिसको बोलते हैं, ये नॉर्मल ऐसे हर लेडीज का इतना मुट्ठी के शेप का होता है, ठीक है? ये यूट्रस होता है, जिसका मुंह, जिसको अपन नेक ऑफ द यूट्रस है, सर्विक्स बोलेंगे। ये वजाइना है, ठीक है? वजाइना इज अ मस्कुलर ऑर्गन, एक ट्यूब जैसा होता है वजाइना,
यूट्रस का 2 ट्यूब्स होते हैं जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे, और 2 ओवरीज होती है जिसको अंडाशय बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल प्रोसीजर मैंने अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको समझाया था। एवरी मंथ ओवम रिलीज होता है पीरियड्स के 14th या 15th डे, अगर रेगुलर साइकिल है उनकी तो। फिर ये ओवम जाता है एम्पुला में, मतलब ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स है जिसको हम एक छोटा पार्ट को एम्पुला बोलते हैं। अगर संबंध बने हैं, मतलब नॉर्मल इंटरकोर्स हुआ है, तो स्पर्म्स यहाँ पर, सीमेन यहाँ पर रिलीज होता है। सीमेन में से सिर्फ स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसा इतना पूरा उनको ट्रैवल करना होता है, और फिर वो स्पर्म्स जाते हैं ट्यूब्स में, एम्पुला तक जाते हैं। वहां पर अगर ओवम है प्रेजेंट, ओवम और स्पर्म्स मिलेंगे तो जाइगोट फॉर्म होगा, मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट एस्टेब्लिश हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फिर वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है या जाइगोट है, वो अपना यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, वापस से यूट्रस के अंदर आएगा, और यूट्रस के अंदर आने के बाद यहाँ इम्प्लांटेशन होगा, क्योंकि यहाँ का एंडोमेट्रियम अगर बहुत अच्छा है, अंदर का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी फिर बड़ा होना स्टार्ट होगी। तो मतलब ये आपको अब नॉर्मल फिजियोलॉजी तो समझ में आ गई है ना। जी। तो अब क्या रीजन होगा कि इनफर्टिलिटी होगा किसी को, मतलब प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा कॉमन कारण है, फीमेल मतलब फीमेल और मेल दोनों के कारण हो सकते हैं। 60% टाइम्स 50-50 बोलना चाहिए, 50% टाइम मेल्स रीजन होते हैं, 50% टाइम फीमेल रीजन होती है, और मोर देन 20-30 दोनों मिलके रीजन होते हैं। दोनों को सब फर्टिलिटी होती है और दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी में, ठीक है। तो पहले फीमेल्स के बारे में अपन जानेंगे। फर्स्ट रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि पीसीओएस है, उसकी वजह से ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब अंडाशय में से अंडा नहीं फूट रहा है। अगर अंडा ही नहीं फूटेगा, ट्यूब में जाएगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी नहीं रुक सकते, राइट। सेकेंडली ट्यूब्स में कहीं ब्लॉकेज है, है ना। ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो ना स्पर्म्स यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ना ओवम यहाँ से यहाँ आ सकता है, तो प्रेगनेंसी नहीं रुक सकते। या तो फिर यूट्रस में ही प्रॉब्लम है, एक तो यूट्रस ही नहीं है, या यूट्रस है तो उसमें बीच में पर्दा है, या फिर ट्रांसफर्स कुछ पर्दा है, या फिर स्मॉल है या लार्ज है, या फिर एडहेजेंस है, साइनेकी है, बहुत सारे और कारण होते हैं। या गठाने हैं जो गलत जगह पर हैं, जिसमें इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या पॉलिप है, बहुत सारे यूट्राइन डिसीजेस हो सकती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। सर्वाइकल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि सर्विक्स का जो एनवायरमेंट है, जैसे मैंने बोला था 3 to 5 डेज सर्विक्स में स्पर्म्स जो है उसको न्यूट्रिशन मिल सकता है, और वो यहाँ पर वेट कर सकते हैं ओवम के रिलीज होने का। तो सर्वाइक्स का जो फैक्टर है वो अच्छा एनवायरमेंट नहीं है, और वहीं पर स्पर्म्स आते हैं तो मर जाते हैं, है ना। तो फिर ओवम भी रिलीज होगा तो भी स्पर्म्स वहां तक पहुंच ही नहीं सक रहे हैं, यहीं पर ब्लॉक हो रहे हैं, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, राइट। या फिर स्पर्म्स जो है वही नहीं आ रहे हैं, मतलब इंटरकोर्स हो रहा है लेकिन स्पर्म्स से नहीं आ रहे, मतलब मेल में अजोस्पर्मिया है, मेल फैक्टर हो जाएगा, मतलब मेल्स में एक तो कम स्पर्म्स है, ऑलिगोस्पर्मिया, या तो फिर अजोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं, सीमेन है लेकिन स्पर्म्स नहीं है, सीमेन में स्पर्म्स नहीं है, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जैसे इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि ब्लॉकेज है, अगर पर्दा है, या बाकी सारी चीजें हैं। मैं ये जानना चाहूंगा मैम कि क्या ये क्यूरेबल है, इनका कितने % तक के इलाज संभव है, या कौन कौन सी चीजें जो जिसको आप लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और किन चीजों का बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वही मैंने बोला अभी, आफ्टर एग्जामिनेशन जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं और हिस्ट्री लेते हैं, तब हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। जैसे कि अगर उनके पीरियड्स रेगुलर है एकदम, तो हम ये बोलेंगे कि अगर रेगुलर पीरियड्स है, एवरी 28 to 30 डेज पीरियड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स इनका ओवरियन वर्किंग प्रॉपर है, ओवरी एनवायरमेंट प्रॉपर है, मोस्टली ओव्यूलेटरी साइकिल है। तो फिर हम लोग इसको थोड़ा सा माइनर मतलब स्मॉल हार्मोनल चेकअप करके हम लोग पहले देखेंगे कि इनका सोनोग्राफी करेंगे, यूएसजी करेंगे, और देखेंगे इनका यूट्राइन फैक्टर तो नहीं है, यूट्रस नॉर्मल है, नॉर्मल साइज का है, नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस है, यूट्रस का जो मायोमेट्रियम है वो नॉर्मल है, मतलब उसमें कोई फाइब्रॉइड्स नहीं है, कोई एडिनोमायोसिस मतलब दूसरी यूट्राइन बीमारी नहीं है, डिसीजेस नहीं है, या फिर पॉलिप्स नहीं है ना, वो सब चीजें देखेंगे। इंट्रायूट्राइन साइनिक की सोनोग्राफी से, बहुत सारी चीजें सोनोग्राफी से नहीं समझ में आती है, उसके लिए अलग टेस्ट होती है। फिर नेक्स्ट जो टेस्ट करनी पड़ती है उसमें हम लोग देखेंगे ट्यूब्स ब्लॉकेज तो नहीं है, उसके लिए HSG जिसको हिस्ट्रोसोनोसाल्पिंगोग्राफी बोलते हैं, जिस टेस्ट में हम लोग पेशेंट को यहाँ सर्विक्स में कैनुलेट करते हैं, नीचे से जांच करते हैं और सर्विक्स में कैनुला डालते हैं,
और वो कैनुला के थ्रू एक्सरे मतलब रेडियोलुसेंट रेडियो ओपेक डाई डालते हैं, ओके ठीक है। मतलब यहाँ कैनुला डाल के यहाँ डाई डाल इंसर्ट करते हैं। फोर्सफुली डाई इंसर्ट करने से क्या होता है कि वो डाई यहाँ से और यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, और तभी उसी टाइम पे एक्सरे लेते हैं, ओके क्योंकि वो डाई रेडियो ओपेक है तो वो एक्सरे में दिख जाती है। हमको एक्सरे में ये भी दिखेगा कि ये डाई यहाँ से ट्रैवल करके ये ट्यूब्स में से बाहर निकल रही है। ओके अगर दोनों ट्यूब्स में से डाई बराबर इजीली बाहर निकल रही है, दैट मीन्स कि उसका ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं है, नहीं है ओके ना। और अगर हमको ये डाई यहाँ पर ही जाते हुए दिख रही है, इसके आगे नहीं जा रही है, दैट मीन्स जी। कि ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। ओके कंफर्म नहीं होता है, एचएसजी इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। बस इतना पता कर सकते हैं हम लोग कि इसमें अगर बाहर मतलब फ्रीली फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स कि ब्लॉकेज नहीं है। ओके अगर यहाँ पर ही रुक रहा है, दैट मीन्स ब्लॉकेज हो सकता है। कंफर्म करने के लिए भी हमको आगे की टेस्ट करनी पड़ेगी। कभी कभी सिर्फ स्पाज्म की वजह से भी ब्लॉकेज दिखता है, इसलिए जी क्योंकि मिसलीड नहीं होना चाहिए किसी भी पेशेंट को, क्योंकि अगर किसी को बता दिया जाए कि ब्लॉकेज है तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगी, हाँ। है ना। मतलब फिर वो आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब भी करना पड़ेगा, इसलिए Okay. पहले से सोचना है और प्रॉपर समझाना जरूरी जी। है। तो फिर ये हो गया, हमने ट्यूब्स की टेस्ट की, है ना। और इसके बाद में हिस्ट्रोस्कोपी, अगर हमें फिर भी ये ट्यूब्स मतलब एचएसजी पर ही यहाँ पर कुछ दिख रहा है, मतलब डाई इरेगुलर है या फिर दिख रहा है, तो फिर हमको नेक्स्ट टेस्ट होती है हिस्ट्रोस्कोपी। ओके हिस्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, दूरबीन जिसको हम कैमरा बोलेंगे, कैमरा वाला दूरबीन यहाँ से हम लोग इंसर्ट करते हैं सर्विक्स के अंदर में। इसमें पेशेंट को पहले बेहोश किया जाता है, ओके ऐसे इंसर्ट नहीं करते। ये प्रॉपर प्रोसीजर है। मतलब सुबह एम्प्टी स्टमक अगर आएंगे पेशेंट, तो फिर हम लोग सर्वाइकल थोड़ा सा डायलिटेशंस के बाद में उनको सीधा ओटी में लेके अंडर एनेस्थेशिया ओके इंसर्ट करते हैं सर्विक्स में, और पूरे यूट्रस को ठीक से देखते हैं, मतलब आंखों से देखते हैं, सी एंड ट्रीट, है ना। बिना देखे हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, है ना। पहले देखेंगे कि इनका यूट्रस के अंदर की लाइनिंग प्रॉपर है कि नहीं, एंडोमेट्रियम हेल्दी है कि नहीं, जी है ना। कुछ और दूसरा तो नहीं है। कभी कभी बहुत सारी चीजें यूएसजी नहीं पकड़ पाती है, फिर हमको हिस्ट्रोस्कोपी में पता चलता है कि इसको ये चीजें थी। स्पेशली एंडोमेट्राइटिस और एडेजेंस, ये हिस्ट्रोस्कोपी पे ही बहुत अच्छे से पता चलता है। एंडोमेट्राइटिस मीन्स एंडोमेट्रियम के अंदर का इन्फेक्शन कैन बी ड्यू टू मेनी अदर रीजंस, पर एंडोमेट्राइटिस हिस्ट्रोस्कोपिकली पता चलता है। फिर हमें ये पता चलता है कि एनवायरमेंट अगर हेल्दी है कि नहीं, वही डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक हाँ और जैसे मैंने बताया था कि ट्यूब्स का फाइनल टेस्ट मतलब लेप्रोस्कोपी, मतलब पेट से दूरबीन डाल के भी देखेंगे कि दोनों ट्यूब्स बराबर है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं। ओके यहाँ से डाई डालेंगे और लेप्रोस्कोपिकली देखेंगे। अभी और इवॉल्व हो गई है बहुत सारी चीजें, मतलब हम लोग सिर्फ यूट्रस के अंदर हिस्ट्रोस्कोपी नहीं, तो ये फैलोपियन ट्यूब का भी स्कोप आता है, जिसमें हम लोग फैलोपियन ट्यूब के अंदर में भी स्कोप डाल के देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और वहां पर जो भी डिसीज फाइंड आउट होती है, ब्लॉकेज क्यों है, उसको अपन लोग रिजॉल्व भी कर सकते हैं, कैनुलेशन भी कर सकते हैं, बहुत सारी, मतलब ये फ्यूचर टेस्ट है सारी। इसके बाद में फिर आगे की टेस्ट करके हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो जनरली मतलब ये पहले देखा गया था कि वो एक मतलब ये बोलते हैं इनफर्टाइल है या बांझ है बोल करके वो वहीं रुक जाती थी, मतलब उसको वी कैन से डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी समझने की कोशिश नहीं गई कि पुराने टाइम पे। लेकिन अभी बहुत सारे अवेयरनेस और ये सारी चीजें आ गई। तो अगर ये प्रॉब्लम से कोई है, किसी का ब्लॉकेज है या ये जो आपने जो सारी प्रॉब्लम्स बताई, अगर ये है तो ये क्या क्यूरेबल है, सबका इलाज पॉसिबल है? 90% का पॉसिबल है। ओके कुछ ही बीमारियां हैं जिसमें काफी ज्यादा मतलब चांसेस है कि बहुत ही कम बीमारियां रह गई हैं अभी, स्पेशली कॉक्स, टीबी वगैरह, जिसमें एंडोमेट्रियम डेवलप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज 90% तो सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। ओके अब ये तो बात किया हमने कि जो एक प्रॉब्लम्स हो सकती है ये सारी चीजों की। अगर एक्चुअल में इनफर्टिलिटी की अगर बात करें तो ये IUI IVF ये क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और ये कैसे वर्क करता है? देखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखें तो फिर ये एक स्टेप है, मतलब मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी ने 1 ईयर तक कंसीव नहीं किया है, जी अब ट्रीटमेंट के लिए आया है, और आफ्टर ऑल टेस्ट हमें डायग्नोसिस हुआ है कि ये दोनों ट्यूब्स ब्लॉकेज है ड्यू टू मेनी अदर रीजंस, लाइक बहुत पहले उनको PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हुआ है, या फिर टीबी का इन्फेक्शन हुआ है, ओके और अदर बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है, या फिर कंजेनाइटली ब्लॉकेज है। तो ये ट्यूब्स अगर ब्लॉकेज है
तो फिर हम लोग डायरेक्टली पेशेंट्स को आईवीएफ के लिए, मतलब पहले तो क्यों ब्लॉकेज है ये और इसका Okay. ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं वो हाँ. चेक करेंगे, हिस्टो लैप्रोस्कोपी करेंगे, ओके एंड देन ये पेशेंट का अगर ट्यूब्स ओपन नहीं हो सकती है तो फिर हमें आईवीएफ ही करना पड़ेगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके अगर हमने पूरा चेक किया है ना, चेक करने के बाद ट्यूब्स एकदम नॉर्मल है, प्रॉब्लम्स पता चली कि ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था उनका, ओके इसीलिए तो हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन करेंगे पहले, है ना, मतलब अंडाशय में से अगर अंडा फूट नहीं रहा है मतलब उसके हार्मोन्स में इम्बैलेंस है, जी तो वो इम्बैलेंस को पहले करेक्ट करेंगे। अगर करेक्शन से नेचुरली अगर ओवुलेशन हो रहा है तो शी कैन कंसीव ऑन Okay. इट्स ओन, नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रही है तो फिर ओवुलेशन इंडक्शन करेंगे, और सीरियल ओवुलेशन इंडक्शन के बाद में फिर सीरियल अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है, मतलब सोनोग्राफी करनी पड़ती है, ओके प्रॉपरली वो मैच्योर हो रहा है कि नहीं, उसके अंदर का ब्लड सप्लाई कितना है, अंदर की लाइनिंग बराबर बन रही है कि नहीं, जी एंडोमेट्रियल जोनिंग क्या है, बहुत सारी चीजें होती है, वो सब चेक करने के बाद में फिर हम लोग प्लान रिलेशनशिप करने के लिए बोलते हैं, मतलब अभी हम पेशेंट को बताते हैं कि भैया आपका अभी ओवुलेशन प्रॉपर हो रहा है, ओके तो आप अभी रिलेशनशिप रखिए, ओके राइट, ये सेकंड स्टेप हो गई। जी फिर मतलब ओवुलेशन इंडक्शन एंड प्लान रिलेशनशिप जी करने के लिए बोलेंगे। अगर इसमें भी अभी कंसीव नहीं किया उसने, हम्म या फिर वो बहुत ज्यादा है घाई कर रहा है कि भैया हम लोग ये सब नहीं करते मैडम, आप मेरा आईयूआई कर दीजिए, ओके और अब मुझे जल्दी कंसीव करना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे हस्बैंड को कहीं जाना है, जैसे कि हस्बैंड मिलिट्री में है, तो मिलिट्री वाले हस्बैंड तो हमेशा नहीं आ पाएंगे साथ जी में, तो फिर हम लोग इस कंडीशन में, या फिर अभी इनका प्लान रिलेशन में भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो फिर हम अभी आईयूआई की तरफ जाएंगे, है ना। और दूसरे और बहुत सारे रीजन है आईयूआई के, कि अगर सीमेन जो है मतलब 10 मिलियन 20 मिलियन मतलब काउंट कम है थोड़ा, तो हम लोग जो आईयूआई करते हैं, तो आईयूआई करते समय हम लोग ये सीमेन को जो है उनको प्रोसेस करते हैं थ्रू अदर अदर वॉशिंग मीडिया होते हैं, और उसका न्यूट्रिशन मीडिया होते हैं जिसमें उनका प्रोसेसिंग होता है सीमेन का। ओके सीमेन प्रोसेसिंग होने के बाद जो मोटिलिटी है काफी अच्छी बढ़ जाती है, जो कम मोटाइल है या जिसमें थोड़ा मेल फैक्टर है, उसके लिए हम पहले आईयूआई ट्राई कर सकते हैं, जो ओलिगोस्पर्मिया है उसमें मोर देन 5 मिलियन अगर है उसमें, ओके तो आईयूआई में क्या करते हैं बेसिकली, सबसे पहले हम लोग वही प्रोसीजर है ओवुलेशन इंडक्शन करने का, ठीक है, पीरियड्स के सेकेंड डे बुलाते हैं, सारी ब्लड टेस्ट करते हैं, उसका LH-FSH मतलब हार्मोनल प्रोफाइल बराबर है कि नहीं, उसके बाद में ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन देते हैं, क्योंकि उसका अपने आप ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओके ओवम रिलीज होना चाहिए, उसके लिए मेडिसिन देते हैं, सोनोग्राफिकली हम लोग बराबर चेक करते हैं उसका ओवम बराबर से बढ़ रहा है कि नहीं, जी फिर इंजेक्शन देते हैं कि उसका ओवम रप्चर होना चाहिए उसके लिए, देन ओवम अपने आप रप्चर हुआ है और ट्यूब्स में गया है, ओवम अपने आप ही नेचुरली ट्यूब्स में गया है, बट अभी हमने हस्बैंड को उसी दिन बुलाया जिस दिन उसका ओवम प्रॉपर रप्चर हुआ, ओके और सीमेन कलेक्ट किया, एंड्रोलॉजी लैब में उसको कलेक्शंस किया, ओके प्रॉपर प्रोसीजर से उसका सीमेन प्रिपेयर किया, प्रोसीजर होती है प्रॉपर, एंड्रोलॉजी लैब में उसको सीमेन प्रिपेयर करने के बाद आईयूआई कैनुला में उस सीमेन को लाया, और फिर हमने ये सीमेन को डायरेक्टली ये सर्विक्स के अंदर में यूट्रस के अंदर फंडस में डाल दिया, या क्या किया हमने, सीमेन जो प्रिपेयर्ड है उसको सीधा फंडस में डाल दिया, तो मतलब सीमेन को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, अभी उसका डिस्टेंस कम हो गया, ओके थोड़े से कम मोटाइल स्पर्म्स थे, तो उसको हमने प्रोसीजर करके प्रिपेयर करके अच्छे से उसका मोटिलिटी बढ़ाया, एक्रोसोम रिएक्शन हो गई प्रॉपरली, जी और उसके बाद में यहाँ डाल दिया, तो ये डिस्टेंस अभी उनको कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, ओके राइट, तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेट किया, सीमेन प्रिपेयर्ड सीमेन को यूट्रस के अंदर, आईयूआई का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंसेमिनेट किया, दैट इज आईयूआई, और फिर ये स्पर्म्स खुद ही ट्रैवल करेंगे और ओवम के पास जाएंगे और फर्टिलाइजेशन होगा और इम्प्लांटेशन होगा, दैट इज देन प्रेगनेंसी कंसीव होगी। ओके तो इस प्रोसीजर को जो हमने किया उसको आईयूआई बोलेंगे। आईयूआई एंड आईवीएफ ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो मतलब बाहर, शरीर के बाहर ओके फर्टिलाइजेशन करवाना। अब एक तो बहुत बार आईयूआई किया है फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, या तो फिर मैटरनल फैक्टर या अजोस्पर्मिया, या तो बहुत सारे और अदर फैक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा है उनका, या ट्यूबल फैक्टर है, ट्यूबल फैक्टर में तो हम आईयूआई पहले से ही स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, उनको सीधा आईवीएफ में ही भेजना पड़ेगा। ओके ट्यूब्स ब्लॉकेज ही है तो ना ओवम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, ना स्पर्म यहाँ से यहाँ जा रहा है, अब हम लोग आईवीएफ की मेथड यूज करेंगे, उसमें क्या करेंगे, ओके पहले तो फिर से वही ओवुलेशन स्टिमुलेशन, ओवम मतलब ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे,
मोर स्टिमुलेशन क्या होगा, मोर देन 1, मतलब 4 to 5 या उससे ज्यादा ओवम फॉलिकल्स जो है उसको बड़ा करवाने की कोशिश करेंगे थ्रू Okay. मेडिसिन, इंजेक्टेबल्स, हम्म, HMG मतलब FSH गोनाडोट्रोपिन्स, उनके मदद से यहाँ पर फॉलिकल्स बड़े होंगे, बहुत बड़े, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो मैच्योर करेंगे उसको। फिर वजाइनली हम लोग जाएंगे और यहाँ पर स्कोपी के द्वारा, ठीक है, वजाइनली जाएंगे स्कोपी के द्वारा हम लोग यहाँ जो मैच्योर ओवम है वो रप्चर नहीं होने देंगे, मेडिसिन देंगे कि वो ओवम रप्चर ना हो, और वो रप्चर मैच्योर जब हो जाएगा ओवम, रप्चर होने के जस्ट पहले इसको रिट्रीव कर लेंगे, मतलब एस्पिरेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग सुई डाल के एक एक ओवम को अंदर में सुई डाल के, फॉलिकल के अंदर में सुई डाल के एक एक ओवम रिट्राइव कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं वहां से सक्शन के मेथड से, ठीक है। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से एक छोटी सी सुई डाल के पूरा यूएसजी, यहाँ से सोनोग्राफी का प्रोब भी डालते हैं, Okay. यूएसजी गाइडेड होता है वो, सोनोग्राफी का प्रोब भी डालते हैं, सोनोग्राफी भी करते हैं, साथ में ओवम मतलब पिकअप बोलते हैं उसको, ओवम पिकअप, ओवम रिट्राइव करते हैं, एक एक सेक्शन से पूरा ओवम निकाल देते हैं दोनों ओवरीज में से, और ये ओवम निकाल लिए और हमने आईवीएफ लैब में उसको, प्रॉपर एक लैब होती है, उस लैब में हम लोग ओवम को बाहर रखते हैं। हस्बैंड के स्पर्म्स अच्छे हैं तो हस्बैंड्स के स्पर्म लेंगे या फिर डोनर स्पर्म लेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। Okay. बाहर अभी पेट्री डिश में आया है, बॉडी से बाहर आया है ओवम और स्पर्म, वो दोनों खुद ही मिल जाएंगे तो उसको आईवीएफ बोलेंगे। Okay. मतलब एम्ब्रियो कहाँ फॉर्म हो रहा है, बॉडी के बाहर फॉर्म हो रहा है। Okay. या तो फिर आईवीएफ इक्सी भी समझाऊंगी मैं उसके बाद में, इक्सी में क्या होता है। तो ये बॉडी के फॉर्म बाहर जो फॉर्म हुआ एम्ब्रियो है, ये डे 1 डे 2 डे 3 हम लोग ऐसे पूरा चेक करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर में, कैसा एम्ब्रियो बना हुआ है, उसका क्वालिटी क्या है, इवन उसमें कोई डिसीज तो नहीं है, वो सब चीजें प्री जेनेटिक टेस्ट जो पीजीडी बोलते हैं वो सब चीजें करने के बाद में अगर वो हेल्दी ओवम बना है ग्रेड ए ग्रेड 2 का, ग्रेड बी का, तो फिर वो ओवम यूट्रस को भी, यूट्राइन मतलब एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेंगे साथ ही साथ। अगर एंडोमेट्रियम अच्छे से प्रिपेयर हो गया है तो फिर वो ओवम को हम लोग यहाँ वापस लाके ट्रांसफर करेंगे, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलेंगे। बेबी कहाँ, एम्ब्रियो कहाँ बना है, ओवम और स्पर्म्स मिले हैं बाहर पेट्री डिश में, तो इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। Okay. ठीक है, दिस इज द मेथड आईवीएफ। आईवीएफ इक्सी भी होता है, किसी किसी का स्पर्म बाजू में होने के बाद भी ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जबरदस्ती ओवम के अंदर में इंजेक्ट करते हैं हम लोग स्पर्म को, दैट इज कॉल्ड एज इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। तो ये एक और प्रोसीजर होती है, तो वो भी आईवीएफ की प्रोसीजर ही है, उसके भी आगे है। तो आईवीएफ इक्सी के द्वारा भी एम्ब्रियो फॉर्म किया जाता है और हेल्दी एम्ब्रियोस को एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करके एंडोमेट्रियम के अंदर में ट्रांसफर किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर तक हम लोग कर सकते हैं, फिर इम्प्लांटेशन तो नेचुरली होना ही होना है, मतलब वो हो जाएगा तो फिर प्रेगनेंसी रुक जाएगी। ओके, तो मतलब अगर देखा जाए तो यही जो सारी प्रोसेस जो आईयूआई में वो सारी प्रोसेस पेट के अंदर हो रही है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है, वो स्पेशलाइज्ड पर्सन के द्वारा। एंड आईवीएफ में वो सारी प्रोसेस बाहर वी कैन से एक एटमॉस्फेयर में उसको प्रिपेयर करके एंड देन फिर उसको बाहर बन रहा है, एम्ब्रियो अंदर बन रहा है। ओके, बस इतना डिफरेंस। एम्ब्रियो अंदर बन रहा है आईयूआई में जी, आईवीएफ में एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर हो रहा है, लैब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओके, ये तो बात हुई मैम कि प्री प्रेगनेंसी किन लेडीज को वी कैन से कि डॉक्टर ऐसा कुछ सजेस्ट करते हैं कि आपको कंसीव नहीं करना चाहिए, ऐसी कुछ स्टेजेस या ऐसी कोई डिसीजेस या ऐसी कुछ चीजें होती है कि जनरली इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? ये अभी आज न्यू डेज ऐसा कोई डिसीज तो मुझे नहीं मतलब लगता है कि ऐसा कोई भी डिसीजेस है कि जिसमें कंसीव करने में इतना ज्यादा, मतलब पहले ऐसे बोलते थे रिस्क ऑफ लाइफ होता है, ऐसा कुछ ऐसी कोई डिसीजेस नहीं है। इन शॉर्ट लाइफ, रिस्क ऑफ लाइफ टू बेबी हो सकता है, लाइफ रिस्क फॉर मदर तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, मतलब अदर देन हार्ट डिसीज एंड ऑल। अगर मदर को हार्ट डिसीज है तो फिर अगर प्रेगनेंसी आगे आगे बढ़ रही है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है हार्ट डिसीज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बॉडी का जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन है वो बहुत चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो बॉडी का वाटर रिटेंशन भी कैपेसिटी बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वाटर रिटेन हो जाता है बॉडी में। फिर सडनली ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी जो सारा वाटर जो जमा हुआ है बॉडी में वो सीधा सीधा आफ्टर लोड बन के प्रीलोड आफ्टर लोड बढ़ जाता है, हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ही लोड बढ़ जाता है।
जी तो वो टाइम जो इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम टाइम हार्ट डिसीज वाली मदर के लिए बहुत रिस्की हो सकता है कि Okay. डेथ भी हो सकती है। इसलिए हार्ट डिसीज वाली एक मदर को बोल सकते हैं हम लोग कि रिस्की है आपको प्रेगनेंसी के लिए, बट यूट्राइन फैक्टर इज यूट्राइन फैक्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मदर अगर के लिए नहीं हार्ट होगा, डिसीज है बेबी के लिए हो तो सकता वो है। भी मतलब आप चेक करने के बाद में और वो एक प्रॉपर हम्म, पूरा प्रोसीजर से जाने के बाद में ही ये हम्म, करें। अगर देखा जाए तो जो मैम की बात है, जितना हम लोगों ने अभी सुना उसमें से ये क्लियर हो रहा है कि मैक्सिमम चांसेस जो है कि आप वो कंसीव कर सकते हैं। आप अगर अपना प्रॉपर डाइट रखते हैं, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एक हेल्दी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपके लिए वो चीजें इजी हो जाएगी।